जैसे जैसे इलेक्शन का समय नज़दीक आता जा रहा है, अलग अलग पार्टीज अपने अपने तरीके से लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है। कोई अपना पिछला डेटा बता रहा है, कोई ये बता रहा है कि हमने पहले क्या किया था, कोई ये बता रहा है कि हम जब आएंगे चुनकर तो हम क्या कर देंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा डेटा के ऊपर बात करते हैं, थोड़ा फैक्ट चेक करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं वो कितना सही है और किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितना काम किया। अच्छा, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो इस डेटा को आप लोग गूगल पर सर्च करके फैक्ट चेक कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि 2014 से लेकर 2024 तक रूलिंग गवर्नमेंट है वो बीजेपी की रही है, और वहीं पर अगर हम 2004 से 2014 तक की बात करें तो वहाँ पर यूपीए की गवर्नमेंट रही है, यानी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है। तो चलिए इन दोनों का कंपेयर करके देखते हैं कि आखिर किसने कितनी मेहनत की है और कौन कितना क्लेम कर रहे हैं। ये जो एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं इसको 2 पार्ट में करेंगे। हमारा जो पहला पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे कि गरीबों के लिए क्या क्या किया गया, और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि हमारे देश के लिए क्या किया गया। तो एसबीआई की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2011 से 2012 रूरल पॉवर्टी 25.7% हो गई थी, जो अब गिरकर 2022-23 में 7.2% हो गई है। अब जो गरीब लोगों की परसेंटेज कम हुई है, इसको अचीव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई थी, और इसके ऊपर भी हम डेटा को देखते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की बात करें तो जो लोन हमारे किसान भाइयों को दिया जाता है खेती से पहले उनका सामान खरीदने के लिए, वो 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ था, जिसको इंक्रीज़ करके 2022-23 में 21.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। पहले के मुकाबले करीब 3 गुना इसको बढ़ाया गया है। तो चलिए अब अगले पॉइंट को देखते हैं कि फार्मर्स को किस तरीके से इनकम के लिए उनको सपोर्ट किया गया। बीजेपी ने एक नया स्कीम लॉन्च किया जो था पीएम किसान योजना, जिससे 11 करोड़ गरीब फार्मर्स के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे 2.81 लाख करोड़ भेजे जा चुके हैं, और इसमें कुछ चोरी भी नहीं हो सकता है क्योंकि डायरेक्ट अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। और इसके कारण जो बिचौलिए होते हैं, जो बीच में पैसा चुरा लेते हैं, जो पैसे आपको गवर्नमेंट से आने होते हैं, उसके लिए जो लोग आपसे कमीशन खाते हैं, उसका जो धंधा है वह चौपट हो गया। और इस कारण से जो गवर्नमेंट के पैसे आपके पास आने थे वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाते हैं। और जहां तक मुझे याद है कि प्रशांत किशोर जी, जो कि एक बहुत अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा था कि नरेंद्र मोदी ने जो ये बिचौलियों का काम खत्म कर दिया और डायरेक्ट ट्रांसफ़र करवाया है लोगों तक पैसे को, इसके कारण लोग बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन वहीं पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं उनसे नाखुश होती है, या वो लोग जो बीच में पैसे खाते हैं वो लोग उनसे नाखुश रहते हैं, क्योंकि उनका जो धंधा था वह चौपट हो गया। नया राष्ट्रवाद का एक शुरू किया है मोदी जी ने, न्यू नेशनलिज्म, हाइपर नेशनलिज्म, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, कि भारत की ताकत, भारत की स्थिति देश में विदेश में। तीसरा ये लाभार्थी का जो मॉडल है, डायरेक्ट डिलीवरी मॉडल का, चाहे वो शौचालय हो, अनाज हो, जनधन अकाउंट है, किसानों के लिए पैसे हैं और नल का पानी है। ये 5 चीज़ें जो लोगों को सीधे डिलीवर हुई हैं। अगर आप लोगों में से किसी के अकाउंट में से डायरेक्ट ट्रांसफ़र आया है पीएम योजना के अंतर्गत तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की, आपको पता ही होगा कि बिजली हमारे देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से 2010-2011 के आसपास तक बिजली की बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। 2011-12 तक हम लोग बिजली से जूझ ही रहे थे, लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी ढंग से पहुंच ही नहीं पा रही थी और वो उस बिजली का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। और 14-15-16 तक आते आते तो मैक्सिमम घरों तक बिजली पहुंच चुकी थी, और इसके कारण जो हमारे देश का डेवलपमेंट था वो भी बहुत तेज़ी से हुआ था। अब हमारे देश के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये वो सेक्टर है जहाँ पर मैक्सिमम जनता काम करती है। अगर हमारा ये सेक्टर अच्छा काम करेगा, इसकी ज़्यादा ग्रोथ होगी, तो हमारे देश की भी ग्रोथ उतनी ही तेज़ी से होगी। ये जो 2013-14 में 27,000 करोड़ होता था वो अब बढ़कर 1.25 लाख करोड़ हो चुका है। 10 साल में लगभग 5 गुना बढ़ चुका है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो हमारे किसान भाई है जो कि पुराने तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं उसको थोड़ा मॉडर्नाइज़ किया जाए, ताकि हमारे किसान भाइयों को और ज़्यादा मदद मिले और वे और ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए, उनको भी हेल्प मिले और हमारे देश का भी डेवलपमेंट और तेज़ी से हो। अब अगले पॉइंट पर हम आते हैं जो है एमएसपी। अब भाई एमएसपी के बारे में तो कितना हो हल्ला हो चुका है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एमएसपी के ऊपर प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। यूपीए की सरकार ने 2006 से 2014 तक 2.39 लाख करोड़ वीट के एमएसपी के लिए दिए थे, जबकि बीजेपी सरकार ने 2014 से 2024 तक 4.52 लाख करोड़ एमएसपी दी है।
और चावल के लिए यूपीए ने 3.09 करोड़ और बीजेपी ने 10.6 लाख करोड़ दिए हैं। तो अब किसानों को एमएसपी पहले से 3 गुना ज़्यादा मिल रही है और उनको यूपीए से ज़्यादा एनडीए की गवर्नमेंट में ज़्यादा फायदा हुआ है। अब अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं जिसके ऊपर आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि करंट गवर्नमेंट इसके ऊपर बात क्यों नहीं करती। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं और ये पॉइंट है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। एक गरीब किसान या फिर एक गरीब व्यक्ति को सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें परेशान करती है? जो सबसे ज़्यादा चीज़ें उनको परेशान करती हैं वो है महंगाई। आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि आखिर महंगाई होती क्या है। जितना आपके आसपास की चीज़ों का रेट बढ़ेगा आपको उनको खरीदने में उतनी ही दिक्कत होगी। आप देखते होंगे कि आपके आसपास टमाटर का रेट बढ़ गया है, कभी प्याज का रेट बढ़ गया है। ओवरऑल अगर हम देश के प्रोडक्ट की महंगाई रेट को अगर हम 2004 से 2014 में देखें तो 8.2% है और 2014 से 2023 में इन्फ्लेशन 5% रहा है और ये डेटा IMF के अकॉर्डिंग है। तो अगली बार अगर आपको कोई कुछ बोले तो आप उनके सामने ये डेटा रख सकते हो। चल देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। तो चलिए अब थोड़ा अपने देश के ऊपर आ जाते हैं, अपने सेकंड पार्ट के ऊपर आ जाते हैं कि हमारे देश के लिए किस गवर्नमेंट ने कितना किया है। चलिए इस पॉइंट में हम बात करेंगे जीडीपी की। एज एन इंडियन हम सभी को पता होना चाहिए कि हमारा देश कहाँ स्टैंड करता है। तो यूपीए की गवर्नमेंट में 2004 में हमारा देश करीब 12th नंबर पर आता था। उसके बाद फिर 2014 आते आते हमारे देश की रैंकिंग थी वो थी 10th पोजीशन। फिर इसके बाद आती है बीजेपी की गवर्नमेंट और उसके बाद हमारे देश की जो रैंकिंग है वो 10th पोजीशन से घटकर 5th पर आ जाती है। अगर आप लोग वर्ल्ड अफेयर्स में इंटरेस्टेड रखते हो, दुनिया में क्या चल रहा है, देश विदेश में क्या चल रहा है, तो आपने ज़रूर गौर किया होगा कि हमारे देश की बेइज्जती पहले वेस्टर्न लोग किया करते थे, यूरोपियंस किया करते थे। अब वो वैसी चीज़ नहीं रह गई है। जिस लेवल पर पहले हमारे देश का मजाक बनाया जाता था, हर एक चीज़ में वो पहले वाली बात कम हो चुकी है। करंट बीजेपी गवर्नमेंट का कहना है कि हम हमारे देश को 3rd पोजीशन पर ले जाएंगे, बट अभी तक अपोजिशन के लीडर्स ने ऐसा कुछ भी दावा नहीं किया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी देश को अगर डेवलपमेंट करना है तो उसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा करना चाहिए। अमेरिका और चाइना अपने देश की सड़कों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, तब जाकर जो उनकी जीडीपी है वो इतना ऊपर तक पहुंच पाई है। अगर हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंपैरिजन करें तो 2013 में वो जीडीपी का 1.7% था, जो कि 2023 में बढ़कर 3.2% हो चुका है। और अगर करंट गवर्नमेंट 3.2% को और बढ़ाने में सक्सेसफुल हो पाती है, इसको और ज़्यादा बढ़ा पाती है, तो हमारा देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और भी ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करेगा। हमारा देश का डेवलपमेंट और भी तेज़ी से होगा। आई थिंक जो अपोजिशन है उनको यही सभी वादे करने चाहिए थे कि अगर हम जीत कर आएंगे तो हम ये डेवलपमेंट करेंगे, या फिर हम क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे, या फिर हम क्या क्या चेंजेस लेकर आएंगे। लेकिन उनके मैनिफेस्टो से झलक रहा था कि वह फ्रीबीज देकर लोगों को लुभाना चाहते हैं, उनका वोट लेना चाहते हैं। और फ्रीबीज हमारे देश के लिए बहुत बुरा है क्योंकि उससे हमारी इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है लॉजिस्टिक्स। चलिए देखते हैं कि जितना पैसा हमारी गवर्नमेंट ने सड़कों के ऊपर खर्च किया है, जितना पैसा हमारी गवर्नमेंट ने रेलवेज़ के ऊपर खर्च किया है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 2014 में 54 थी, जो कि कम होकर अभी 38 नंबर पर आ चुकी है। और इसमें अभी भी हमारी करंट गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बिजनेस। अगर हमारे देश के अंदर जो बिजनेसमैन हैं वो अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, हमारे देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो ये हमारे देश की डेवलपमेंट में इवेंचुअली हेल्प करता है और हमारे देश के अंदर रोजगार को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। इसका एकदम प्राइम एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि हम लोग कितने सारे अमेरिका के बड़े बड़े कंपनीज का प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे कि गूगल, अमेजोन, एप्पल, और इसी तरीके से चाइना ने भी अपना खुद का सब कुछ डेवलप कर लिया। उनका खुद का सोशल मीडिया है और चाइना ने एप्पल को काउंटर करने के लिए, गूगल को काउंटर करने के लिए, उनके जो मोबाइल फ़ोन होते हैं उसको काउंटर करने के लिए चाइना ने अपने ब्रांड बनाए हैं, जैसे कि वीवो, ओप्पो, रेडमी। तो सिमिलरली जो हमारे देश का बिजनेस है वो जितना ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा, जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उतने ही ज़्यादा जल्दी से हमारा देश भी डेवलप करेगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 2014 में हमारे रैंकिंग थी 142, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जो 2019 में 63 पर आ चुकी है। और नंबर ऑफ़ स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें तो 2016 तक पूरे देश में करीबन 300 स्टार्टअप थे, जो कि 2023 में बढ़कर 1.14 लाख हो चुके हैं। ये काफ़ी बड़ा जंप है। पहले एक कंपनी सेटअप करने के लिए 14 स्टेप्स लगते थे, जो कि 2022 में सिर्फ 3 स्टेप्स बचे हैं। और इस चीज़ को देखकर मुझे खुशी होती है कि हमारे देश के लोग अब बिज़नेस में भी आगे बढ़ रहे हैं। इतने सारे स्टार्टअप्स रजिस्टर हो रहे हैं तो इनमें से बहुत सारे बड़े प्लेयर्स भी निकल कर सामने आ रहे हैं। 2014 में हमारे पास सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, जो कि 2023 में 110 से ऊपर हो चुके हैं।
यूनिकॉर्न मतलब है कि $1 बिलियन की वैल्यूएशन से ऊपर जाना। अब अगले पॉइंट में हम बात करते हैं कि डिफेंस एक्सपोर्ट की। कोई भी कंट्री अगर वो अपने डिफेंस का सामान खुद बनाती है और उसको एक्सपोर्ट करती है तो जो बाकी की दुनिया है उनको वो एक इज्जत की नज़र से देखते हैं, क्योंकि वो उनके ऊपर एक तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इस डिफेंस सेक्टर में सबसे आगे है अमेरिका, और अमेरिका का सुपर पावर होने का इस सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान है। उसके जो सबसे बड़े दुश्मन है रसिया और चाइना, वो भी खूब सारा डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम भारत की बात करें तो 2014 में हमने 686 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट किया था, और जो 2023 में बढ़कर 16,000 करोड़ हो गया था। ये ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, लेकिन अभी भी बाकी की कंट्रीज से काफ़ी पीछे है। तो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट को अभी भी इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम और ज़्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकें और हमारी कंट्री भी इन सभी सेक्टर में एक बड़ा प्लेयर बनकर सामने आए। तो जितने भी डेटा मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो अगर आप चाहो तो गूगल पर क्रॉस चेक कर सकते हो, और इस डेटा से आपको आइडिया लग ही गया होगा कि किस पार्टी ने कितना काम किया अपने टेन्योर में, और कौन सी पार्टी आने वाले इलेक्शन में क्या काम कर सकती है और किस चीज़ के ऊपर उनका फोकस है। और बहुत सारी पार्टीज आपसे अलग अलग मुद्दे पर आपसे वोट मांगने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका जो फोकस है वो होना चाहिए हमारे देश के लिए। जो हमारे देश की भलाई की बात करेगा, जो हमारे देश की भलाई के लिए काम करेगा, हम उन्हीं को वोट देंगे।